पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 26 से रिलेटेड है कि 21 मेजर हेड और 100 माइनर हेड जो होता है वो एडवांस टैक्स का होता है। 20 मेजर हेड और 300 माइनर हेड वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स का होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसमें, बहुत ही बेसिक पॉइंट है, सबको पता ही होगा ऑलमोस्ट, कि जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है वो उसी साल के 26 में आता है जिस साल वो पे होता है। सपोज असेसमेंट ईयर 20-21 के 26 में 300 माइन हेड में अमाउंट आ रहा है, तो दिस मीन्स कि असेसमेंट ईयर 20-21 का सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया गया है। पिछले साल का सेल्फ असेसमेंट टैक्स पिछले साल के 26 में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, बेसिक चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, जब हम एक प्रॉपर्टी बाय या सेल करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी एक रिक्वायरमेंट होती है TDS डिडक्ट करने की। बायर ऑफ द प्रॉपर्टी जो पेमेंट करने से पहले वो अगर वो 50 लाख से ऊपर का प्रॉपर्टी का केस है तो वो TDS डिडक्ट करेगा टोटल अमाउंट पे, और एक 26 QB विल बी फाइल्ड बाय बायर एंड वो 16B जो फॉर्म होता है TDS सर्टिफिकेट का वो सेलर को देगा। ठीक है ना, 10 की इसमें ज़रूरत नहीं होती। अब सब वो आप देखोगे कि यार जैसे मैं प्रॉपर्टी बाय सेल कर रहा हूँ तो मैं बायर हूँ, तो क्या मेरे को TDS रिटर्न फाइल करने के लिए 10 नंबर लेना पड़ेगा? उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। 26 QB आपको फाइल करना पड़ेगा और आपको 16B जो TDS सर्टिफिकेट है वो आप सेलर को दोगे। पैन जो है वो दोनों का चाहिए होगा, और अगर एग्रीकल्चरल लैंड है तो TDS डिडक्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है पार्टनरशिप फॉर्म होती है। एक पार्टनरशिप फॉर्म्स में हमने देखा होगा कि पार्टनर को इंटरेस्ट जाता है, रेम्यूनरेशन जाता है। ठीक है ना, तो जो एक पार्टनरशिप फॉर्म अगर इंटरेस्ट पे कर रही है पार्टनर को तो उस पर TDS नहीं कटेगा। रेम्यूनरेशन पे कर रही है उस पर भी TDS नहीं कटेगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है दैट इज़ पेड टू पार्टनर, तो उस पर TDS आपका कटेगा। ये पॉइंट थोड़ा बेसिक पॉइंट है जो मिस हो जाती चीज़ें, तो ये भी होता है। फ्रेंड, GST के रिगार्डिंग बहुत ही बेसिक पॉइंट है मेरा कि अगर आपको पता करना है कि आपकी सप्लाई इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है तो आपको क्या करना है, आपको दो चीज़ें चाहिए, LOS एंड POS। अगर आपकी LOS एंड POS सेम स्टेट में है तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई मानी जाएगी जिस पे आपका CGST एडजस्ट लगेगा। अगर वो डिफरेंट स्टेट्स में है तो आपका इंटर स्टेट मानी जाएगी जिस पे आपका एडजस्ट लगेगा। POS प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत ही क्रूशियल हमारा पॉइंट है GST में, जिसके ऊपर एक सेपरेट सेक्शन है वो हमें रेफ़र करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है प्रोप्राइटरशिप के केस में जो लगता है वो कैपिटल अकाउंट की मूवमेंट पर लगता है, ना कि क्लोजिंग कैपिटल के अमाउंट पर लगता है। ठीक है ना, अगर कैपिटल अकाउंट में कोई मूवमेंट नहीं है तब भी ओपनिंग कैपिटल पर लगेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट देते हैं उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा देते हैं, पर ऐसा नहीं होता। कैपिटल अकाउंट की प्रॉपर मूवमेंट देखनी पड़ती है, उस बेसिस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है ना, मैं आपको एक इंसाइट दे रहा हूँ पॉइंट्स की, आप इस पर जाके आगे इस पर डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड ही है। इसकी ITR तो LLP की ITR की तरह जाती है, लेकिन पार्टनर्स की जो होती है रिटर्न वो ITR 3 में जाती है, जिसपे कि नो TDS ऑन पार्टनर सैलरी एंड पार्टनर्स सैलरी। अगर मतलब आपको ये कंसेप्ट तो पता ही होगा कि अगर तो फर्म के P&L में डिडक्ट कर रखी है तो पार्टनर की सैलरी जो होती है वो कंप्यूटेशन में फुली टैक्सेबल होगी। मतलब कि अगर अपना सैलरी पार्टनरशिप फर्म दे रही है उसे और खर्चा क्लेम कर रही है अपनी P&L में, तो वो जो सैलरी दे रही है वो पार्टनर की कंप्यूटेशन में ऐड होगी, फुली टैक्सेबल होगी, लेकिन वो सैलरी टैक्सेबल होगी अंडर PGBP हेड एंड नॉट अंडर सैलरी हेड। ठीक है ना, और अगर PGBP हेड में मिल रही है तो वो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है सैलरी पे वो भी नहीं मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब किसको TDS डिडक्ट करना पड़ता है एंड किसको 10 नंबर लेने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, बहुत ही मतलब ग्रॉस लेवल पे बता रहा हूँ मैं आपको। इंडिविजुअल्स एंड HUF अनऑडिटेड जो होते हैं, जिसकी टैक्स ऑडिट नहीं होनी होती है, उनको रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है ना, रेंट में आपको अगर लिमिट एक्सीड हो रही है तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना, वो जो रेंट होता है 50,000 से ऊपर जो लिमिट है वो वाली लिमिट होती है, उस केस में आप फॉल कर जाओगे। और इंडिविजुअल से मैं कहता हूँ आपको प्रोप्राइटरशिप फर्म्स आल्सो कवर्ड होती हैं अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं हो रही होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है, जैसे प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। जैसे कि हम किसी की बुक्स चेक करते हैं उसमें फिक्स एसेट्स नहीं है, ऐसा तो बहुत ही रेयर होता है। सपोज़ करो फिक्स एसेट नहीं है तो आप खर्चे में जाकर चेक करो, उसका रेंट का खर्चा ज़रूर होना चाहिए बुक। अगर वो रेंट का खर्चा भी बुक नहीं कर रहा है और उसके फिक्स एसेट्स भी नहीं है तो इसका मतलब वो बिज़नेस कर रहा है, कहीं ना कहीं तो काम कर रहा होगा। तो ये क्रूशियल पॉइंट्स होते हैं जो हमें
बेसिक बुक्स देखते हैं तो मैं आइडिया हो जाता है इन चीज़ों का। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लक्चुएशन से रिलेटेड। आप एक्सचेंज फ्लक्चुएशन जो होती है वो क्या हमारी फॉरेक्स की अर्निंग है। सपोज करो हमें एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन हो गया, जो हमारा क्रेडिट में आ रहा है, हमें इनकम हो गई, तो क्या वो हमारा फॉरेक्स की अर्निंग में पार्ट होगा? फॉरेक्स की अर्निंग में वो नहीं होगा। इट इज़ नॉट अवर पार्ट ऑफ फॉरेक्स अर्निंग्स, बिकॉज डॉलर जो होता है वो तो सेम ही रहते हैं। जब आप परचेज़ करते हो या फिर आप पेमेंट करते हो, उसमें डॉलर का जो अमाउंट होता है, जो कमर्शियल बिल पे जो डॉलर लिखा होता है उसके बेस पे पेमेंट करते हो, वो तो सेम ही रहते हैं। डेज़ की वेरिएशन के हिसाब से जो डॉलर का रेट होता है उसकी वेरिएशन के हिसाब से आपको अर्निंग होती है। तो ये फॉरेक्स की अर्निंग नहीं है। फॉरेक्स मतलब डॉलर की अर्निंग, डॉलर तो सेम है, तो ये फॉरेक्स अर्निंग्स में इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो मैंने कहा आपसे डिस्कस किए जाए। बहुत लोगों को सारे पॉइंट्स पता भी होंगे, बेसिक पॉइंट्स हैं सारे। तो इस पॉइंट से मैंने डिटेल में बिल्कुल भी नहीं गया हूँ। अगर कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं होता है तो डिटेल में आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं डिटेल में इसके आपको विद प्रोविजंस में आपको क्लियर कर दूँगा ये पॉइंट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।